इनको पढ़ाया तो नहीं था मैंने? क्यों हाँ मैं पढ़ाया था क्या? ये नहीं ना? नहीं पढ़ाई ऑफलाइन में पहले मैंने कंट्रोल पर विचार करा। नेचर ऑफ द लैंग्वेज, भाषा का क्या है? भाषा की प्रकृति। भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को ठीक है, जिसमें हम भाषा का यूज करते हैं अपने विचारों को बताने के लिए। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। अगर हमारे मन में विचार नहीं होंगे तो क्या भाषा का मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को ले लें। अब एनिमल्स लैंग्वेज जानते हैं? क्योंकि वो अपने एक उनकी में भाषा का कोई वो नहीं है, ठीक है, बस वो समझते बने हैं, पर वो अपने विचारों को बता सकते हैं क्या? नहीं। तो उनके लिए क्या होता है? भाषा का विचार से अटूट संबंध होता है। ये एक दूसरे से अलग नहीं दे सकते। अगर हमारे मन में विचार नहीं है, हमारे पास विचार नहीं है, तो वो भाषा का कोई मतलब नहीं है समझाने का, चाहे फिर रिटन तरीके से समझाएं, चाहे फिर ओरली समझाएं, लेकिन हमारे लिए विचारों का भी महत्व जरूरी होता है भाषा को बताने के लिए। विचारों से ध्वनियाँ उद्भव होती हैं, ध्वनियों से विचार होते हैं। यानी कि ध्वनियाँ का मतलब होता है जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज, जो स्वरों का यूज करते हैं। सॉरी, एक वही तो है ध्वनियाँ, शब्दों वर्णों का ध्वनियाँ। तो इनका यूज तो जब भी करेंगे जब हमें अपनी विचार करते हैं। अगर मुझे क्लास चलानी है, बताना है, तो मैं अपनी भाषा और ध्वनियों का यूज करूँगी ना। ध्वनियाँ जो बनेगी वही तो भाषा में चेंज होंगी, वही तो लैंग्वेजेस को बनाती हैं। तो इनका बिना विचार के हम भाषा का कोई मतलब नहीं है या कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी से भी उनकी भाषा होती है, परंतु विचार नहीं होते, इसलिए उनकी भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। जैसे कि उन्होंने कहा है मनुष्य के अंदर विचार होते हैं, इसलिए उसमें भाषा है। चूँकि पक्षी हैं वो भी अपनी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, पर उनकी में कोई विचार नहीं है। वो अपनी भाषा को किस तरीके से यूज़ करते हैं? हम क्या पक्षियों की आवाज़ को समझ सकते हैं? क्या एनिमल्स की, गाय, भैंस, जानवर सब अपनी अपनी भाषा को बोलते हैं। उनकी भाषा अलग तरीके की होती है हर जानवर की, लेकिन उनमें विचार नहीं है, इसलिए हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब जैसे इसमें आता है, ये तो हो गया आपका लैंग्वेज एंड थॉट्स आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, हमने भाषा के बारे में पता। अब इसमें आ जाएगा लैंग्वेज इज द सिंबॉलिक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा व्यक्ति एक सांकेतिक साधन है, बिना एक्सप्रेशन की भी भाषा का यूज नहीं होगा। जैसे कि भाषा व्यक्ति एक सांकेतिक साधन है, भाषा के प्रयोग द्वारा समाजों के सदस्य अपने भाव और प्रकाशित विचार विनिमय करते हैं। यानी कि समाज में रहने वाले लोग अभी हैं, सभी लोगों से तो समाज बनता है ना, एक परिवार से ज़्यादा परिवार रहते हैं, वो समुदाय बनाते हैं, समुदाय समाज बन गया। तो इनको अपने विचार कैसे कहना होगा? एक्सप्रेशंस के माध्यम से भी यूज करते हैं, एक सांकेतिक भाषा का भी तो यूज करते हैं। बिना सांकेतिक भाषा के भी हम विचार को नहीं समझा सकते या भाषा को नहीं समझा सकते, ठीक है। तो इन्होंने इसका भी मीन्स बताया है। थर्ड आएगा भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा हमारी ग्रहण करने की संपत्ति है, ये हमारा अधिकार है कि हमें भाषा ग्रहण करनी है। भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता है, प्रारंभ से ही अपने वातावरण में सीखने का प्रयत्न करता है। जिन लोगों के बीच रहता है वही उन्हीं का अनुकरण भाषा सीख सकते हैं। हम अगर डिवाइडेशन करें मनुष्य की, हम एक मनुष्य को या बालक को, चाइल्ड को हम यहाँ पे एक फैमिली में छोड़ते हैं और एक चाइल्ड को हम इसमें फॉरेस्ट यानी
कि जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वो कई तरीके के एनवायरमेंट सीखेगा, उसके बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसको सब चीज़ें आएंगी। पर यहाँ उसको हमने छोड़ दिया, यहाँ उसके अंदर कोई थॉट्स आएंगे नहीं आएंगे। जैसे जानवर ले रहे हैं वैसे ही खाना खाना सीखेगा, खाने खाने का उसको कुछ तरीका नहीं पता है, अपनी बातों को कहने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि एनिमल्स का काम क्या है, खाना और सो जाना। वही इस बच्चे का भी काम हो जाएगा, वो खाएगा और सोएगा। खाएगा भी कैसे, कभी फल खाएगा, कभी किसी को मार के खाएगा, ये उसका काम है। जिस एनिमल से अगर उसको हम शाकाहारी जानवर के पास रखेंगे तो वो शाकाहारी खाना ही सीखेगा, चाहे वो फूलपत्ती का चाहे उसको नहीं पता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा जीवन इन्हीं की भांति है। भले ही वो मनुष्य है, मनुष्य जाति में जन्म लिया, लेकिन अगर उसको हम रहने के तरीके अलग अलग तरीका से देंगे तो मनुष्य उसी हिसाब से रहना सीखेगा। एक बच्चे को हम नॉर्मल फैमिली के साथ रखेंगे तो वो उस हिसाब से सीखेगा, अगर हमने किसी बच्चे को जगह में छोड़ा तो वो उसी हिसाब से सीखेगा। उसमें कोई विचार नहीं है, क्योंकि उसने भाषा भी नहीं सीखी, उसके अंदर विचार नहीं है। जानवर जो वैसे करेंगे वैसे वो आवाज़ें निकालेंगे। इनका भी यही कहना है कि प्रारंभ में वातावरण से सीखने, बालक प्रारंभ से अपने वातावरण को सीखने का प्रयत्न करता है। यानी जब बच्चा परिवार में रहता है तो अपना अपना धीरे धीरे वो कैपेसिटी परिवार से ही सीखता है। वहाँ का इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। एक परिवार का इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चे में अच्छे आदत विचार आएंगे। अगर एक परिवार का इन्वायरमेंट ऐसा ही है, रोज चोरी चकारी दारू ये सब करता है, तो उसके अंदर उसी हिसाब से विचार होगा, वो वही हिसाब से सीखता है। पर जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं का अनुकरण करके उसकी भाषा सीखेगा। यदि किसी हिंदी भाषा के बालक को अंग्रेजी दंपत्ति के बीच रखा जाए तो वो अंग्रेजी भाषा ही सीखेगा। पंजाब में बसने वाले हिंदी भाषी माँ बाप के बच्चे पंजाबी बहुत अच्छी तरह से बोल समझ सकते हैं। यूँ तो ये लैंग्वेज की बात हो रही है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और हर स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा चलती है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे भी उस हिसाब से देहरादून में पहाड़ी भाषा हो गई, उत्तराखंड में पहाड़ी भाषा का बोलचाल है। ठीक है, हम इस साइड चलेंगे राजस्थान साइड तो यहाँ पे मारवाड़ी भाषा टाइप की चलेगी, और गुजरात के हिसाब से गुजराती भाषा हो गई। तो बच्चे को भले ही अगर बच्चा जम्मू में पैदा हुआ है और उसकी हम परवरिश यूपी में करते हैं, एमपी में करते हैं या बिहार में करते हैं या हम साउथ साइड के स्टेट में करेंगे तो बच्चा वही लैंग्वेज सीखेगा। भले ही वो जम्मू में पैदा हुआ, यहाँ के बच्चे को हम ट्रांसफर यहाँ करते हैं तो वो यहाँ के रहेंगे, लेकिन उसको रखना छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बच्चे बड़े होकर भी सीख जाते, लेकिन वो रहते हैं अकॉर्डिंग। उनका भी यही कहना है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति, यानी इस पर हमारा क्या होता है, अर्जित करने का अधिकार है ना। हमसे कोई कहे कि तुम पैदा हो चुके लेकिन तुम भाषा नहीं सीखोगे, तो ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है, लिटरेचर विद ट्रेडिशनल्स। सीधी सी बात है, भाषा का संबंध एक परंपरा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ग्रहण करती है। यानी कि हमारे पूर्वज होंगे, उन्होंने भाषा सीखी, उन्होंने हमें ट्रांसफर किया, हम अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे। अब जो पीढ़ी हमारी होगी, यानी हम ज़्यादा जीवन का है, अब हमारी जो बच्चे की बच्ची वो अपनी पीढ़ी को सिखाएंगे। इस तरीके से भाषा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना होता है और एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, भले उसमें वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि हम पहले गाँव में रहते थे, हमारे पूर्वज तो अलग भाषा बोलते थे। अब धीरे धीरे हमारे पिताजी पढ़े लिखे हो गए तो उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की। उन्होंने कहा नहीं, ये भाषा के शब्द जो हमें सही नहीं लगते हैं, हम इनको चेंज करते हैं। तो भाषा चलेगी बढ़ेगी, निरंतर चलने वाली है, लेकिन उसमें मूल रूप से कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते, एक तरीके से भाषा का चलन एक साथ नहीं कर सकते। फिर आता है भाषा का महत्व, ये वही समझ में। अब आ जाता है लैंग्वेज इम्पोर्टेंस। भाषा का क्या महत्व है? मानव जिस शक्ति से प्रगति के साथ पर अग्रसर हुआ वह शक्ति भाषा की शक्ति है। ठीक है, भाषा के संसार के अन्य प्राणियों के पास अपनी अपनी भाषा होती है, परंतु विचार प्रधान भाषा केवल मानव के पास ही है। कहते हैं ये मनुष्य एक अलग ही प्राणी है, भगवान ने सबको बनाया पर मनुष्य जैसा किसी को नहीं बनाया, क्योंकि मनुष्य एक अलग ही प्राणी है, उसमें विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार प्रकट करने की बात है। अन्य प्राणी जो भाव प्रकट करते हैं वे अस्थायी होते हैं, परंतु मानव अपने पूर्वजों के भाव विचार अनुभवों को सुरक्षित रखने में भाषा के द्वारा ही सफल है। अगर हम बात करें तो पक्षी भी हमारे पहले से ही हैं, जानवर भी हमारे पहले से ही हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी पहले से हैं, कीड़े मकोड़े भी पहले से, ऐसा तो नहीं अभी आ रहे हैं, और मनुष्य भी पहले से आ रहे हैं। लेकिन पक्षियों की बात हम नहीं समझ सकते, लेकिन मनुष्य अपने पूर्वजों की बात भी समझ सकता है। हम अगर उसे कहें कि तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे, तुम अपनी बातों को समझा सकते हो उसको कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, इस तरीके खाना खाते थे,
समझा सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें समझाने की प्रक्रिया है तुम्हारे। अगर हम पक्षियों से पूछें कि तुम्हारे पुराने ज़माने के पक्षी क्या करते थे, तो क्या वो समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। तो एक मनुष्य एक अलग स्पेशल भाषा विचार विनिमय एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रयोग है। तो यहाँ पे समझ में आया भाषा और विचार का मतलब क्या है? बिना विचार के हमारी भाषा इंक्लूड नहीं हो सकती, हम उसको नहीं समझा सकते। अलग अलग राइटर ने बात की है। राइटर के अनुसार मातृभाषा एक उपकरण है, आनंद और प्रसन्नता का ज्ञान का स्रोत है, रुचियां अनुमतियों का निर्देशक है, मनुष्य को दी गई उसमें सर्वोत्तम शक्ति का प्रयोग है। मातृभाषा का प्रयोग अब इम्पोर्टेंट हो गया है, यानी कि मातृभाषा बच्चों को पहले दी जाती है। बच्चे जब बड़ा होता है तो उसको पहले हम किताबी ज्ञान देंगे, पहले हम अपने घर की भाषा सिखाएंगे, मातृभाषा सिखाते हैं। और ये अब किताबों में भी इंक्लूड कर दिया है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल तक मातृभाषा सिखानी है, मातृभाषा द्वारा ही उसको ज्ञान देना है, क्योंकि बच्चे इससे रुचि से समझते हैं और उनको समझने में भी आसानी होती है। ठीक है। वर्ड के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं बल्कि भाव विहीन भी होता है। अगर किसी व्यक्ति में भाषा नहीं होगी तो उस व्यक्ति का कोई मतलब है नहीं होगा ना, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। अगर तुमने उससे कहा खाना खाया तो वो तो कह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको अभी समझ नहीं है। तो एक तरीके से वो बुद्धिहीन व्यक्ति माना जाएगा, उसके अंदर कोई भाव भी नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी बात को समझ ही नहीं रहा है। तुम कहो कुछ और वो कहेगा कुछ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें जानवरों के ऊपर, तो वो एक भाषाई व्यक्ति है, हम उनसे कहते हैं खाना खा लो, तो क्या जानवर आपकी भाषा समझेगा? वो कुछ भी कर सकता है, हाथ पर चला सकता है, अपने मार भी सकता है तुम्हें, क्योंकि उसको नहीं है। अगर मनुष्य को भी भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाए तो वो भी एक तरीके से बुद्धिहीन माना जाएगा, वो आपकी बात नहीं समझेगा। यह अलग राइटर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइज के बारे में, यानी इसकी क्या क्या विशेषता है। इतनी भी समझ में आएगा जो मैंने ऊपर के 2 पॉइंट्स बताए। ठीक है। संसार में लगभग कितनी भाषाएं हैं? 2800, 2800। सोचो क्या इन भाषाओं को तुम सीख सकते हो? कितनी भाषाएं? संसार में लगभग 2800 भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाओं की अपनी प्रकृति विशेषताएं हैं। सब भाषाओं का माध्यम संप्रेषण होता है। अब जैसे एक बात बताओ, सब हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि भाषा बनाना? नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह हिंदी नहीं चलती, हर जगह इंग्लिश नहीं चलती। हर किसी का भाषा का मतलब मैम इंग्लिश तो हर जगह मतलब अब हो गई है, पहले नहीं थी उस टाइम पे। पहले से तमिल, संस्कृत और तेलुगु जो हमारी तमिल है वो साउथ साइड चलती है इस यहाँ। ठीक है। और हिंदी तो कम थी, ये भाषा संस्कृत भाषा का यूज होता था। तो अब ये 28 भाषाएं हैं, लेकिन इनका काम क्या है? कम्युनिकेट करना। इनका भी तो भाषा ही क्यों है? कम्युनिकेट कर। कोई हिंदी नहीं जानता, कोई संस्कृत नहीं जानता, कोई तमिल नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इनका मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाना है कम्युनिकेशन का माध्यम। भले वो अलग अलग लैंग्वेज में करते हैं, लैंग्वेज से तो मैं बोली निकली, बोली हमारी क्षेत्रीय भाषा हो जाती है। ठीक है। तो इनका काम क्या है? कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को समझाना, संप्रेषण ही तो है हमारा मतलब। ऐसा तो नहीं कि हम भाषा को अलग से पढ़ने लिखने की समझते हो। तो इनका भी तो काम यही होता है, कम्युनिकेशन, चाहे वो शाब्दिक हो या अशाब्दिक, यानी वो नॉर्मल हो या वर्बल हो, दोनों ही तरीके से इनका उद्देश्य संप्रेषण करना ही होता है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर बढ़ती है। भाषा पर प्रभाव स्थानीय का अधिक परिवर्तन होता है। भाषा जटिल से सरल भी हो जाती है, यानी कुछ भाषा जटिल से, लेकिन अगर आप उन्हें सीख लेते तो हमें सरल लगने लगती है। ठीक है। भाषा में अगर आप जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम उसको इंग्लिश में सिखाएंगे, भले वो उसे थोड़ी स्टार्टिंग में कठिन लगेगी, उसको समझने में देर होगी, उसको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब वही चीज़ को वो रोज़ कंटिन्यू लाएगा तो उसको इंग्लिश भी आ जाएगी और उसमें भी रुचि रखने लगेगा, फिर वो इंग्लिश से ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ गया। तो इनमें एक विशेषताएँ होती हैं जटिल से सरल की ओर सिद्धांत पर। ठीक है। ये होती है जब मानव भाषा का अपना व्याकरण होता है। अब जैसे हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, क्योंकि हिंदी हमारी कौन है? मातृभाषा भी है और राजकीय भाषा भी, क्योंकि सरकारी कामकाज में भी हिंदी का ही यूज होता है। संविधान के अनुच्छेद कितने आर्टिकल्स कौन सी बात कर रहा है? ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 351 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह संविधान की स्वीकृति राजभाषा में भी विश्व की सभी भाषाओं में
हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग सुनकर समझते हैं? 80%। 80% यानी हमारी जनता कितनी है? कितनी जनता है? इसका 80% का 140 करोड़ की जनसंख्या में 80% लोग इसे सुनकर समझते हैं और 60% लोग ही हिंदी पढ़ और बोल लिख सकते हैं। ये समझो, इतने लोग इसे सुन सकते हैं और इतने लोग इसे पढ़कर बोलकर समझते हैं। यानी कि एग्जाम्पल दें, यहाँ हम तमिल साइड है या तमिलनाडु है, ठीक है, वहाँ हिंदी चलती है। अब वहाँ तो हिंदी बोलोगे तो तुम्हें समझ बात समझ में नहीं आएगी, कहीं भी पता नहीं क्या बोलना है। वहाँ पे तमिल भाषा चल रही है, इंग्लिश में बोलोगे तो समझ जाए, वो अपना रिप्लाई का इंग्लिश में ना देंगे, तमिल भाषा में। बट यू नॉट अंडरस्टैंड तमिल लैंग्वेज, क्योंकि तुम्हें तमिल लैंग्वेज आती नहीं, तो तुम उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे। उसने तुमसे खाने की भी बात की, तुम्हें समझ में नहीं है, तुम कहोगे पता नहीं है क्या बोला। अगर हम मान लो करें अदर स्टेट में भी जाए, बिहार में भी थोड़ा बहुत हिंदी समझ लेंगे, क्योंकि वो मिलती जुलती बात थोड़ी बहुत समझ वहाँ किया जाएगा। मराठी लैंग्वेज है, इसको तो नहीं समझ पाओगे, नहीं है, क्योंकि उनका अलग बोलचाल है। बंगाली भाषा नहीं समझ पाओगे, तो इनका कम्युनिकेट भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ऐसे ही हिंदी को भी, हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? सोचो, हिंदी 140 करोड़ की जनता में हिंदी को सिर्फ 80% लोग सुन सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। और हम कितनी बार 50% लोग इसको 60% लोग। अब हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 17। ठीक है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, इन सबके अलग अलग बोलियाँ हैं। बिहारी में अलग, जैसे राजस्थानी में मारवाड़ी साइड में और जयपुरी भी समझ जाओगे, ये तो थोड़ी अलग लैंग्वेज होती है, इनमें थोड़ा हिंदी का मिक्स बना है। बोलियों में हिंदी के वर्ड और अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ के बनाया गया, तो ये बोलियाँ चेंजेस हो जाती हैं। खड़ी बोली चूँकि हम लोग बोलते हैं, खड़ी बोली बुंदेलखंडी बोली का यूज हमारे यहाँ क्षेत्र में होता है, ये क्षेत्रीय भाषा है। इनको याद कर लेना, मैं पूछूंगी। ठीक है, अब हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट? लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शंस, यानी समानता अंतःक्रिया। किसी भी प्राणी का जन्म भाषा के साथ नहीं होता, जन्म के पश्चात भाषा के बारे में जाना। इनका कहना है कि किसी भी प्राणी का जन्म भाषा के साथ होता है, यानी कि जो मनुष्य हुआ है वो हिंदी ही भाषा सीखे, ऐसा नहीं है। पहले वो जन्म लेगा, फिर वो लैंग्वेज को सीखेगा। ऐसा तो नहीं बच्चा पहले से लैंग्वेज सीख के आएगा, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग ये डिसीजन होता है। प्राणी पहले जन्म ले लेता है, फिर भाषा सीखता है। ऐसा नहीं कि तुमने पहले जन्म भी नहीं लिया और तुम्हें हिंदी की सब आ गई, मान लो जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है वहाँ तुम्हें हिंदी आ गई हो तो पैदा होते ही हिंदी बोलने लगो। नहीं, हम बच्चे को भले ही बच्चा आज यहाँ पढ़ रहे उसको हमने दूसरे दिन जहाँ एटमोसफेयर में रख दिया उस हिसाब से ही सीखेगा। प्राणी को समाज में रहने के लिए भाषा का अधिगम करना अति आवश्यक है। अगर उसको समाज में रहना है तो उसको भाषा का सीखना जरूरी है, बिना भाषा के वो अपनी बात को नहीं कह सकता। जैसे इसमें आते हैं, वह प्राणी अपनी सामाजिक संस्कृति को देखकर ही समाज में आकर्षक स्थान प्राप्त कर लेता है। भाषा ही मनुष्य के व्यवहार को पहुँचाती है, उसको उसका बिहेवियर उसकी भाषा पर डिपेंड करता है। आप कैसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर आपको संबोधित करेगा। समाज व्यक्ति की भाषा को देख के बता सकता है कि ये मनुष्य कैसा है, ये मनुष्य सामाजिक है कि नहीं। जैसे हमारे पूर्वज को लेके चले तो पूर्वज किसी व्यक्ति को देख के बता देते कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि उसने उनकी भाषा को सीख लिया, उसकी भाषा को समझ लिया कि ये व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है या बेकार व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति, या हम क्लियर उसकी भाषा को देखकर ही करते हैं। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के बिहेवियर को भी चेक कर सकते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम मातृभाषा से होता है, नहीं परिवार का ही अधिगम होता है। बच्चा जो कुछ सीखता है पहले कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। बच्चे का पारिवारिक वातावरण ही बच्चे का विकास का मुख्य भाग होता है। यानी कि यदि बच्चे में भाषा और व्यवहारिक वातावरण का ज्ञान ना हो तो वे अपने परिवार के बारे में नहीं जान पाएगा।
अगर हम बच्चे को परिवार के बारे में, समाज के बारे में सिखाना है तो उसको कहाँ से सिखाएंगे? अपने भाषा के द्वारा। माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं कि बेटे ऐसे करो, ऐसा पहले होता था। समाज में रहना है तो तुम्हें इस तरीके से चलना होगा। हम तौर तरीके से उसको कहाँ पर सिखाते हैं? घर पर। लेकिन किसके द्वारा कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम? इशारों से या यानी भाषा के द्वारा। ऐसा तो नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ, हमें उसको कुछ भी सिखाना तो हम उसको साइन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। साइंटिफिक का तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा में कुछ जानता नहीं है, वो एक नील है, उसको हमें सिखाना है तो उसको हम एक भाषा के द्वारा ही उसको समझाएंगे। खाना कैसे खाओ, चलना कैसे, दौड़ना कैसे, कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है, बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये सब हम उसको घर पर ही अपनी कम्युनिकेट लैंग्वेज के द्वारा ही सिखाते हैं। द्वितीय सामाजिकरण। इस प्रकार की बात से क्या होगा? बस भाषा का महत्व दे दिया, लेकिन अब समाज के आसपास की वातावरण के बारे में समझाएंगे। अभी बच्चे को हमने घर के बारे में सिखाया, अब उसको सेकेंडरी में बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो बाल्यावस्था से आ गया, उसको हम समाज के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, प्राइमरी में हम क्या करते हैं? बच्चों को सिर्फ परिवार के बारे में समझाते हैं, बड़ों के बारे में बताएंगे, बड़ों से अच्छी तरह से बोलो, छोटों को आदर करो, बड़े लोगों के पैर छू, ये सब हम संस्कार में देते हैं ना, उनको कम्युनिकेट करते हैं। अब बड़ा हो गया बच्चों को तो हम क्या करेंगे? समाज के बारे में सिखाएंगे, उसके आसपास के अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताएंगे, खेल कूदना, शिक्षकों के बर्ताव की बात करेंगे, शिक्षकों से कैसे बर्ताव करना है, ये सब उसको अधिगम यानी लर्निंग देते हैं। अधिगम का मतलब होता है जिसमें लर्निंग, आप लर्निंग चैप्टर भी पढ़ेंगे जब आपका 5 क्लास पढ़ते होंगे तो उसमें आपके लर्निंग चैप्टर भी आएगा। लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट बात महत्व होता है, तो लर्निंग में भी यही सब चीज़ें तो सिखाएंगे उसको कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति के बारे में कैसे सीख पाते हैं, परिवार के बारे में, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं, रूढ़िवाद सभ्यताएं, देवी शक्ति यानी देवी शक्ति पूजा पाठ वगैरह, इन सब के बारे में हम सिखाते हैं उसको सेकेंडरी। प्राइमरी में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सब चीज़ें ये सब नहीं देते, जहाँ वो बाल्यावस्था क्रॉस किया और उसको इन चीज़ों का हम ज्ञान देने लगते हैं। बच्चे जब तक 5 साल तक बड़े हैं तब तक उनको खेल कूद वगैरह सिखाएंगे। बच्चों का 5 साल तक खेलना ही घूमना रहता है, 5 साल बाद वो स्कूल में आता है, स्कूली शिक्षा और उसको सामाजिक जीवन के बारे में बताना शुरू करते हैं। क्योंकि 5 साल से पहले अगर उसको हम ये चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, उसको ये चीज़ें ऊपर चली आएंगी। ठीक है, अब आता है सामाजिक आदान प्रदान। सोशल एक्सचेंज कैसे होगा? व्यक्ति की भाषा सामाजिक व्यवहार के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक व्यवहार के आधार पर हम व्यक्ति को कुछ देते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, यह सही क्रिया व्यक्ति को भाषा पर निर्भर करती है। सीधी बातें कम्युनिकेट यानी समाज के द्वारा समाज से हम क्या दे रहे हैं और क्या उसको दे रहे हैं, तो ये सर्कल चलता रहता है। यहाँ हमने लिया, यहाँ हमने लिया, ये एक दूसरे से संबंधित है। हम समाज से सीखते भी हैं और समाज हमसे सीखता है। समाज यानी किससे बना है? हमसे ही तो बना है। हम एक दूसरे को द्वारा ही तो सीखते हैं। आप भी दोनों समाज में रहना है, आपको कुछ विचार लेने पसंद है तो आपने इनसे ले लिया, आपकी इनकी पसंद है तो ले लिया, कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उनको अनाइट कर दो, जो चीज़ ठीक लगी तो उनको कैच करते रहो। तो ये आदान प्रदान हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? ये राष्ट्रभाषा हो गई। राष्ट्रभाषा में हमारी क्या आएगी? नेशनल लैंग्वेज, जो कौन सी हमारी? हिंदी। इंटरनेशनल लैंग्वेज में हमारी क्या जाएगी? अंग्रेजी है और भी जो भाषा होती है। कई लोग अलग अलग तरीके की भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है मनुष्य को एक ही भाषा सीखने का अधिकार है, वो कोई भी भाषा सीख सकता है। विदेशी भाषा हो गई फॉरेन लैंग्वेज, जिसमें जर्मनी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, ये सब भी सीखते हैं। आजकल लोग चाइनीज भाषा को सीखने का ज़्यादा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें चाइनीज भाषा आती है, चाइना जाएंगे, वहाँ के कल्चर को देखेंगे, वहाँ के देखेंगे, सब चीज़ें देखते हैं। फिर एक आती है प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश विदेश में प्रयोग लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा इस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कहलाती है। पंजाब प्रांत में होने वाली भाषा पंजाबी होगी, बंगाल में होने वाली बंगाली हो गई, ये कैसी होती है? प्रादेशिक भाषा। ठीक है, बोली क्या होती है? एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे हिंदी हमारी भाषा है, भले ही हम हिंदी बोलते हो पर इसमें मिश्रण किसका है? बोलियों का। कभी हम खड़ी बोली भी बोल देंगे, कभी बुंदेलखंडी भी बोल देंगे, और कौन सी भाषा का यूज़ कर लेते हैं? इनमें खड़ी बोली बोल लेते हैं, बुंदेलखंडी बोल लेते हैं, देहाती वाली भाषा भी बोल लेते हैं, कुछ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, कभी हम मारवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे। तो हिंदी में भी कई बोलियों का भी मिक्सअप होता है। अब आते हैं आपकी क्या बची है? वाचन। ये आपकी लिंग्विस्टिक सिस्टम हो गया पूरा, यानी कि भाषा हो गई। ठीक है, अब वाचन कौशल। वाचन यानी क्या होता है?
पढ़ना, वाचन यानी पढ़ना, पठन करना, ठीक है। तो पढ़ने की शिक्षा के लिए वाचन पठन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः, जैसे कि इन्होंने बताया, वाचन शब्द बाग धातु से बना, ये तो उसका अर्थ हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, शब्द, वाणी या कथन, ठीक है। तो ये हम कब पढ़ाएंगे, कल की क्लास में, वरना सब ऊपर से चला जाएगा, ज़्यादा आगे बढ़े। टाइम कितना हो गया, ठीक है, ठीक। तो जो हमारा लेखन कौशल है उसमें आपकी क्या रहेंगे, चिन्ह, मेन होती है आपको चिन्ह करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला कौन सा आएगा आपका, पूर्णनाम, दूसरा क्या आएगा, अपूर्णनाम, अर्धनाम, पूछनीय क्या आता है, उतने ही चिन्ह पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लास में, ठीक है। वेदिका, संक्षिप्त, पुस्तक भी आ जाता है, पुस्तक को आता है, पुस्तक भी तो कई प्रकार के होते हैं, छोटा बड़ा, हाँ वो अंदर, तो आता है, योग चिन्ह, पहला कौन सा आएगा आपका, पूर्णनाम, यह किसी वाक्य की व्यक्तिगत, जब हमारा सेंटेंस इनफ हो जाता है, जैसे मैंने कहा राम ने कहा तुम्हारा, या मैं घर जाता, मैं घर जाता हूँ, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पूर्णनाम, क्योंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, मैं घर जाता हूँ। तो और मैं ये याद करना, कई बच्चे मैं और मैं इन दोनों में गड़बड़ करते हैं, कई लोग ये लिख देते हैं मैं घर जाता हूँ, तो मात्रा जब हम सेंटेंस को बीच में लिखते हैं कि मैंने कि मेरे घर में मैं बढ़ाया, मेरे घर में मैं मेहमान आया, तो इस मैं का यूज करेंगे, हम खुद के लिए ये मैं का यूज करते हैं, खुद के लिए। कई लोग एक मात्रा वाला मैं यूज करते हैं, वो गलत है, वो शब्दों को जोड़ने के लिए मैं का यूज होता है, जिसमें दो मात्रा आती है वो अपने लिए मैं का यूज होता है, पर्सनली, ठीक है। इससे मैम सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये सेंटेंस के बीच में तो जहाँ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो दो मात्रा वाला मैं आएगा, अगर हम सेंटेंस को बीच में रख रहे हैं मैं का, तो मैं भी आएगा, ठीक है। मैं यानी हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट पर्सन हम है तो मैं का यूज होगा। दूसरा अब आ गया इसने, यानी सेंटेंस को खत्म करने के लिए कर दिया इसने, दूसरा कौन सा आएगा, अपूर्णनाम, किसी बात
जुड़े होंगे इसमें। तो एक सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं है, सेंटेंस में कभी श्योरिटी नहीं मिलेगी। दो सेंटेंस के बीच में ये बिंदी लगी रहेगी, ये हमारा अपूर्ण विराम का। फिर एक सेंटेंस आ जाएगा इसमें कि वह जाएगा या वह आएगा, कुछ भी कह सकते हैं। शायद उसने सोचा कि मेहमान आएंगे, ये भी कह सकते हैं। शायद उसने सोचा बारिश होगी। तो हम एक सेंटेंस सोचा के बाद बिंदी करते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी अपूर्ण विराम। दो तीन कर देते, बाकी क्या नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ज़्यादा नहीं। अर्धविराम में क्या होगा, स्वतंत्र कथनों उपवाक्यों को प्रकट करने के लिए अर्धविराम का यूज किया जाता है। जैसे आज दूध वाला नहीं आएगा क्योंकि बरसात आ रही है, तो कॉमा का यूज, हम कॉमा का यूज करते हैं, उसको अर्धविराम कहेंगे। शायद आज बारिश होगी इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो हम दो सेंटेंस का इसमें भी यूज करेंगे। इसमें एक सेंटेंस नहीं होगा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है, तेज धूप है। मैं आज मेरे स्कूल में विद्यालय में टीचर नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। तो क्योंकि वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कॉमा का यूज होगा, ठीक है। एक हो गया, ये समझ में आ गया। इसमें हम ये चीज़ यूज करेंगे, इसमें ये चीज़ यूज करेंगे, इसमें हम कॉमा का यूज करेंगे। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, क्वेश्चन की बात होती है। इसमें आधी बात ये भी है जिसमें हम शो हर्ष उल्लास की बात करें, अरे तुम जीत गए, वाह, इस तरीके का वर्ड यूज होगा। और ये वाला यूज होगा साइन, एक लाइन और नीचे बिंदी, ये विस्मयवादी हो जाता है साइन। हम इसे हर्ष उल्लास सबके नहीं यूज करते, लेकिन पहले एक वर्ड होगा अरे, फिर उसके बाद ये चिन्ह आएगा, फिर हम सेंटेंस बोलेंगे वाह, ये और इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ जाओगे, विस्मयवादी बोधक का साइन आ गया। जैसे हम बोलेंगे अरे ये कैसे हुआ, राम मर गया, तो कैसे हुआ, जब भी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, किससे, तो इन सब में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगर ये वर्ड आते हैं सेंटेंस में, चाहे फिर विस्मयादि बोधक शब्द हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर ये वर्ड आए तो प्रश्नवाचक का यूज जरूर होगा, ठीक है। इतना करके नेक्स्ट समझ हो गया, बाकी के दिन के लिए हम 7 बजे से स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। ये वाले एक बार पढ़ के आना, मैं पूछूंगी क्लास।